Represents a milestone for the McDonald's Corporation inasmuch as this is the first restaurant in our system that will not sell beef and will have a dedicated vegetarian menu. जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल स्पीच थी मैकडी की जब मैकडी इंडिया में पहली बार खुला था। सर मैकडी इंडिया में कब एंटर हुआ? अक्टूबर 1996। अक्टूबर 1996 मैकडी इंडिया में लॉन्च हुआ। किस चीज के साथ सर? जिस चीज के साथ वो फेमस है। किस चीज के लिए वो फेमस है सर? बीफ बर्गर। ना मुन्ना ना, इंडिया में तो बीफ बर्गर पॉसिबल ही नहीं है बेचना। मैकडी जो बीफ बर्गर के लिए फेमस है, उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया सबसे सस्ता, वर्ल्ड का सबसे सस्ता बर्गर। जब लॉन्च किया तब 20 रुपए का था। 20 रुपए मिलता क्या है? मैकडी का बर्गर। आई एम लविंग इट, राइट? क्या? मैक आलू टिक्की जो आप आज भी खा रहे हैं। तो दोस्तों बीफ बर्गर इंडिया में बैन था, तो उन्होंने अपने इंडियन मेन्यू में बीफ डिलीट किया, पोर्क भी डिलीट किया, यानी कि गाय का मीट और पिग्स का मीट, पोर्क भी उन्होंने डिलीट किया कि इंडियन कल्चर में सरवाइव करना है तो उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ेगा, राइट? सर आज मैकडी का रेवेन्यू कितना है? 2020 की अगर बात करें तो मैकडी का रेवेन्यू 1580 करोड़ का रहा, राइट? जबकि 2020 में पेंडेमिक भी रहा, जिसकी वजह से लॉकडाउन भी काफी महीने चला। तब भी मैकडी हैज जनरेटेड 1580 करोड़ रुपीस एज अ रेवेन्यू। टोटल आउटलेट 213 एज पर इंटरनेट सोर्सेज, 213 आउटलेट मैकडी इंडिया में खोल चुका है और 1580 करोड़ का बिजनेस कर चुका है। यानी इंडिया में सरवाइव करने के लिए उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई? वो टेक्निक जो मैनेजमेंट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में सिखाई जाती है, और वो है अपने आप को डायनामिक बनाना, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बदल लेना। और इंडियन के हिसाब से बताऊं तो गिरगिट बन जाना। गिरगिट क्या करता है? रेगिस्तान में ब्राउन हो जाता है और हरियाली में हरा हो जाता है। ऐसे ही उसके इस कैरेक्टर को डायनामिक बोला जाता है। जैसा देश वैसा भेष। इफ यू आर इन रोमन, बी लाइक रोमन्स। जैसा देश वैसा भेष अपना लीजिए। आपका बिजनेस, आपका आउटलेट, आपकी सर्विस हमेशा टॉप पर रहेगी। मैकडी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायनामिक। इंडिया में आके उन्होंने अपने वर्ल्ड फेमस बर्गर को लॉन्च नहीं किया, बीफ बर्गर उन्होंने लॉन्च नहीं किया, पोर्क बर्गर लॉन्च नहीं किया। उन्होंने देखा क्या खाता है इंडिया खाता है आलू और सिर्फ आलू। इंडिया में गाने भी ऐसे बनते हैं, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। तो इसका मतलब आलू, मैक आलू टिक्की उन्होंने लॉन्च किया और वो टॉप पे रहे सिर्फ और सिर्फ एक ही मैनेजमेंट के फंक्शन से, एक ही मैनेजमेंट के मंत्र से, और वो मंत्र है डायनामिक। तो दोस्तों अपने जीवन में क्या होना है? हमें डायनामिक होना है। सिचुएशन के हिसाब से बदल लो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को बदलो और अपने बिजनेस को टॉप पे पहुंचाओ। तो दोस्तों जाने अनजाने हमने इस शानदार बिजनेस न्यूज के साथ क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट का एक बहुत ही शानदार कैरेक्टरिस्टिक जो एग्जाम में आता है, जिसका नाम है डायनामिक फंक्शन, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको अपनी कॉमिक्स में लगा के दे ही रखी है जारविस को कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है। अगर आप आयरन मैन के फैन हैं तो जारविस के भी फैन जरूर होंगे। आयरन मैन हमेशा क्या करते आए हैं? हमेशा आयरन मैन की अगर आप सीरीज देखेंगे 1, 2, 3 आप हमेशा देखेंगे तो आयरन मैन हमेशा जारविस को अपडेट करते आए हैं। यानी सिचुएशन के हिसाब से आयरन मैन को क्या करना, जारविस को क्या करना, अपडेट रखना, अप टू द मार्क रखना। सर क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? मुन्ना सुनना, बहुत ही शानदार जानदार खतरनाक बात।
जो एग्जाम के लिए 100% बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं आएगा मुन्ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं आएगा सर। क्वेश्चन क्या है एग्जाम में? क्वेश्चन तो आएगा, देखो मैंने ये छुपा लिया, क्वेश्चन आएगा ये, मैनेजमेंट हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये है आपका एग्जाम का क्वेश्चन, जो केस स्टडी, या तो कह दो ये एमसीक्यू में मिलेगा आपको, या फिर कह दो आप ये केस स्टडी में लाइन मिलेगी आपको। केस स्टडी में तो एक केस आएगा, उसमें 10-12 लाइन होंगी, है ना। एक केस में आपको जरूर कराऊंगा लेक्चर के एंड में, और उसमें आपको ये लाइन लिखी मिलेगी छोटी सी, मैनेजमेंट हैज अडॉप्ट चेंज इटसेल्फ एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आंसर क्या लिखोगे? अब आपको आंसर पता होना चाहिए, और आंसर है ये डायनामिक फंक्शन। समझ में ना बात? तो मुन्ना उल्टा है, ये चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी डायरेक्टली कि डायनामिक फंक्शन क्या होता है, ये तो छुपी हुई कहानी है। आपसे पूछा जाएगा ये कि भैया ये क्या है, फिर आपको आंसर देना है। यानी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, और बेस्ट, दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट एग्जांपल यही है, मैकडॉनल्ड, ठीक है ना। उन्होंने अपने मेन्यू में क्या किया, मेजर चेंजेस किया, और मैंने बताया ना वो फेमस है बीफ बर्गर के लिए, लेकिन उन्होंने बीफ बर्गर नहीं बेचा। क्या बेचा सर? मैं क्वालिटी की, है कि नहीं बात। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा तो मेरी शालू। तो उन्होंने क्या किया, मैकडी ने अपना मेन्यू को वेजिटेरियन में कन्वर्ट किया, राइट। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी सर। ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सर दूसरा होता है भैया, जब कई बार, है ना, किसी इंसान का ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, राइट। उसकी प्लेलिस्ट में हम झांकते हैं, तो प्लेलिस्ट में अजीब अजीब से गाने मिलते हैं। छन से जो टूटे कोई सपना, जग शून्य शून्य लगे, जग शून्य शून्य है, जो ये क्यों होता है। बेचारा से दर्द भरे गाने सुन रहा है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। लेकिन मुन्ना ऐसे दर्द भरे गाने सुन रहा है, उसका दिल बेचारे का टूटा हुआ है, गाने ऐसे सुन रहा है, लेकिन ऊपर से अपने आप को बेचारा फाइन दिखा रहा है। आई एम ओके, आई एम फाइन, यस आई एम फाइन, आई विल इम्प्रूव इट, मैं आ जाऊंगा इस चीज से बाहर। लेकिन अंदर ही अंदर आप उसे पहचान पा रहे, क्योंकि आपको जिगरी दोस्त है ना, आप उसे पहचान पा रहे, भाई कोई बात नहीं, ऐसे दिल टूट जाता है कि नहीं बात, राइट। सभी के साथ कभी न कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है, दिल बना ही टूटने के लिए है कि नहीं बात। काश 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो गम ना होता रोने में, है कि नहीं बात। तो भैया अब वैसा तो देखो सर, आजकल तो जमाना ब्रेकअप पार्टी का है कि रोने धोने से बजाय क्या करो, आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रखी है, ऊपर ऊपर ऊपर, है कि नहीं बात। ऐसा तो जमाना ये है। लेकिन फिर भी अगर आप दुखी हैं तो कोई आपकी शक्ल से नहीं पहचान पा रहा, पर आप दिल से बहुत क्या है, बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसे बोलते हैं इंटेंजिबल, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप पकड़ नहीं सकते, जिसे आप देख नहीं सकते। अकाउंट्स में भी हम गुडविल वगैरह की ऐसी बात करते हैं, वो इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट भी क्या है, मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन आप पहचान जरूर सकते हैं, महसूस जरूर कर सकते हैं। महसूस कीजिए दोस्तों, महसूस दिल से, है ना, महसूस कीजिए कि आप उसे पहचान जरूर सकते हैं। कैसे? कि भैया अगर सब कुछ सिस्टमैटिकली है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कंपनी के अंदर, अपनी कंपनी से कोई कंप्लेंट नहीं रखते, इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट इतना बढ़िया है, हर कोई क्या कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। एग्जाम में क्या बनेगा, एग्जाम में ये बनेगा मुन्ना, ये है एग्जाम की खतरनाक लाइन, और ये है एग्जाम का क्वेश्चन। एम्प्लॉयज इन द कंपनी आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, एंड देयर इज ए ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ केओस। केओस का मतलब गड़बड़ी, है ना। केओस वगैरह की बजाय सब कुछ क्या है, बिल्कुल ऑर्डर में है। एम्प्लॉय कंपनी के बहुत खुश है और सेटिस्फाइड है। बताओ कौन सा करेक्टर है? दिस इज द क्वेश्चन मुन्ना, दिस इज द क्वेश्चन, समझे मुन्ना। तो क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, इंटेंजिबल फोर्स बता दे, क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, डायनामिक बता दे, बैलेंसिंग बता दे, कि नहीं बात। क्वेश्चन तो उल्टा आएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 7th पॉइंट इंटेंजिबल फोर्स, आपसे पूछा जाएगा ये है, अब बताओ क्या है। तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे जो ये छुपा हुआ है, सर मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है सर? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, देखा नहीं जा सकता पर उसको महसूस किया जा सकता है कि नहीं बात। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम भले मुझसे बहुत दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, लेकिन है ना, तुम हमेशा मेरे साथ हो, महसूस किया जा सकता है, राइट। बैलेंसिंग ये बताने की जरूरत ही नहीं है। एफिशिएंसी है ना, इफेक्टिवनेस, राइट।
ठीक है। बड़े बड़े देशों में सेनोरिटा छोटी छोटी बातें होती रहती है ना, तो इसको रिवर्स कर लेंगे, ये यहाँ आएगा गलती से, है ना, रिवर्स हो गया और ये वाला पॉइंट यहाँ है ना, यानी इफेक्टिव टाइम वाला ये वाला पॉइंट है और एफिशिएंसी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ये वाला पॉइंट है, इसको शफल कर लेंगे, राइट। तो इनको हमें क्या करना है, इसको सेनोरिटा तुम जानती हो क्या करना है ना, बैलेंस करना है। तो हमें क्या करके चलना है, बैलेंसिंग करके चलनी है, यानी हम इफेक्टिव भी हो और साथ साथ एफिशिएंसी भी हो। इन्फ्लुएंस बिहेवियर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये समझाता है कि कोई भी बंदा खुद काम नहीं करेगा। आजकल दुनिया में कोई, इंडिया में तो कोई ऐसा बंदा बचा ही नहीं है कि भैया जो खुद काम कर ले, लोगों को समझाना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं मैनेजमेंट की भाषा में बोलूं तो लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, भैया बिल्कुल उसी गाने की तरह 90% आए तो घड़ी वरना छड़ी, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, अब तो हमें जी लेना दो, है ना। तो लोग खुद काम नहीं करेंगे, उन्हें काम करने के लिए गाइड करना पड़ेगा कि कैसे काम करना है। अब कैसे काम करना है ये कैसे गाइड करेंगे सर, उन्हें ट्रेनिंग दें, ठीक है ना। लोगों को इन्फ्लुएंस करें यानी कि उनको गाइड करें, उनको मोटिवेट करें कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सब बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब तुम समझ चुके हो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये छुपा हुआ होगा एग्जाम में, ये तुम्हें खुद पहचानने हैं। और क्वेश्चन बनेंगे मुन्ना ये जो आपकी नजरों के सामने है, नजर के सामने, जिगर के पास, इन्हें जिगर के पास तक लेके जाइए। ये है क्वेश्चन कि भैया इन दोनों के लिए बहुत, इन दोनों को बहुत 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 जरूरी माना जाता है मैनेजमेंट के लिए। तो ये क्या होने चाहिए, एमसीक्यू में क्या आएगा, ये बैलेंस होने चाहिए, इफेक्टिवनेस ज्यादा होनी चाहिए, तो आपको आंसर लगाना है बैलेंस, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा ये गाइड करते हैं हम लोगों को कैसे काम करना है, इन्फ्लुएंस करते हैं, भैया कंपनी में काम करोगे तो ही आपको, है ना, सैलरी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, आप क्या आंसर देंगे, आंसर देंगे ये जो ब्लैक पेन से छुपा है, इन्फ्लुएंस बिहेवियर। उल्टा पढ़ना है नालायक को, उल्टा पढ़ना है, सीधा मत पढ़ लेना, इसलिए मैं तुम्हें उल्टा पढ़ा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ है क्या, फिर उसके बाद आप उसको पहचानेंगे, राइट। अब भैया एक फैक्ट्री में मैं गया, ठीक है, जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री थी मुन्ना, जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री थी। मैंने देखा भैया एक बंदा है वो बड़े बड़े थान में से, है ना, डेनिम का कपड़ा रोल था, रोल में से कट कर रहा है। एक बंदा दूसरा भगा भगा खंडे पे लेकर, अरे भैया इतना भारी, भैया क्या करे, अरे भैया मेरे मुंह से निकल गए, भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या हो जाएगा, है कि नहीं बात, राइट। तो ऐसे ही वो भागा भागा जा रहा है टेलर सर के पास, यहाँ भैया मशीनें लगी हैं, ठीक है, राइट, और यहाँ टेलर बैठे हैं, ठीक है ना, यानी दर्जी बैठे हैं, ये इसको काट रहे हैं और सिल रहे हैं। फिर ये माल पहुंच रहा है नीचे, सर यहाँ पर से नीचे एक कमरा है, यहाँ क्या हो रहा है सर, यहाँ जीन्स, है ना, शेल्फ में लॉट के हिसाब से रखी जा रही है, ब्लू नीली पीली, है ना, इस तरीके से। फिर मुन्ना, फिर ये पहुंच रहा है दूसरे गोडाउन में जहां पे इनको पैक किया जा रहा है, राइट। और फिर फैक्ट्री के बाहर एक ट्रक खड़ा है, उसमें सनी देओल बैठा है, कह रहा है मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में सड़क पे एक मोड़ आया, उत्थे जीन्स में छोड़ा है, नामुन्ना ना वहां मत छोड़ के आना, है कि नहीं बात, वरना क्या हो जाएगा, सारा कंपनी का माल खराब हो जाएगा, एक एक का टैग लूंगा, चुन चुन के टैग लूंगा मैं, है कि नहीं बात, हैंड पर वो काट दूंगा। इसलिए मैं माल लेके जाऊंगा और सही जगह पर ग्राहक को पहुंचा के आऊंगा मैडम जी, बलवंत रहेगा कुत्ता, चुन चुन के मारूंगा, सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा। इसलिए अब तुमने क्या पहचाना इससे, सर इससे हमने पहचाना एक बंदा रोल काटता है, एक बंदा उसे लेके जाता है, कुछ लोग टेलरिंग करते हैं, कुछ लोग उसको शेल्फ में लगाते हैं, है ना, एक जैसे मीडियम साइज जीन्स, है ना, या 32, 36, 38 नंबर जीन्स एक साथ लगाते हैं, और कुछ लोग उनको पैकिंग करते हैं, और कुछ लोग उसको ट्रक में चढ़ाकर सनी देओल को कह देते हैं मुन्ना इसे जोड़ के आ जाइए, है कि नहीं बात। कितने लोग शामिल हुए, मान लो अगर ये एक है, ये दो है, तो 3, 4, 5, कम से कम 7-8 लोग तो चाहिए। इसका मतलब एग्जाम में क्या आएगा सर, एग्जाम में आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन एक बंदा नहीं चलाता, ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग लोग मिलकर चलाते हैं, जिसे ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप में काम होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, मैडम जी अकेले नहीं चला पाओगे आप, है कि नहीं बात। तो मेंबर एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं ताकि हम कॉमन गोल अचीव कर सकें। कॉमन, इसी पूरे काम का कॉमन गोल क्या है, कंपनी क्या करे, कंपनी प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट, ताकि सबको सैलरी और बोनस मिल सके। अब इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा जरूरी बढ़िया होता है टीम एफर्ट। तो सर ये क्या हुआ, है ना, तो क्वेश्चन में छुपा होगा ये, फिर तुमसे पूछेंगे बताओ इतनी सारी बातें हमने तुम्हें बता दी, अब बताओ केस स्टडी बनेगी ये क्या होगा, तो तुम्हें क्या लिखना है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, तो आप बोलोगे मैनेजमेंट इज
मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मजा आ गया सर, है कि नहीं बात। अगली बात देखो, राइट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ कंटिन्यू प्रोसेस, यानी कि क्या मैनेजमेंट एक ही दिन चलता है? ना मुन्ना ना, रोज चलता है। और रोज हमें क्या करना पड़ता है? डेली। भैया मैं तुमसे भी कहता हूँ डेली टारगेट सेट करो अपने। मैं अपने टारगेट लगा के देखो, मेरे सामने दीवार में वहां चिपका के रखता हूँ, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज तो मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, यूट्यूब पर तुम्हारे लिए डालनी है। तो मैनेजमेंट मैं रोज प्लानिंग करता हूँ, रोज ऑर्गेनाइजिंग करता हूँ। पढ़ेंगे आने वाले पूरे चैप्टर है ना, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये रोज होता है। तो इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज नॉट वन टाइम प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अगर ये वाली लाइन लिखी आ रही है मुन्ना, है कि नहीं बात, तो तुम क्या लिखोगे? लिखोगे मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है सर, मजा ही आ चुका है, राइट। अगला देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बच्चे कई बार इसमें कच्चा खा जाते हैं, राइट। सर तीन चीजें मैनेजमेंट के जो गुरुज हुए, टेलर, फेयोल, इन दोनों ने बोला भैया मैनेजमेंट तीन दिशाओं में काम करता है। तीन दिशाएं भैया, जैसे अगर बात करें तो हमारे तीन भगवान हो गए जी, ब्रह्मा जी, है ना, ब्रह्म है हम, विष्णु जी और महेश, यानी शिव भगवान है ना, महेश है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, विष्णु जी उसके चालक हैं। यानी अगर हम बोले इन तीनों में से इस पूरी धरती को, इस पूरी सृष्टि को चलाता कौन है, तो भैया विष्णु जी हैं चालक, यानी कि चलाने वाले, मैनेज करने वाले। सर शिव जी कौन हुए? महेश जी कौन हुए? शिव जी हुए, महेश जी हुए डिस्ट्रॉयर। तो तभी है ना, जिन्होंने सृष्टि बनाई, जो सृष्टि को चलाते हैं और जो उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तीसरी आंख खुल जाती है ना, तांडव, है कि नहीं बात। तो जैसे तीन ही भगवान है, ऐसे ही मैनेजमेंट के टॉप क्लास लोगों ने बोला मैनेजमेंट भी तीन दिशाओं में काम करता है। दिशाएं बोले तो डायमेंशन, तीन दिशा में काम करता है मैनेजमेंट, तीन दिशाओं में काम करता है, राइट। एक पहली क्या है सर? पहला है मैनेजमेंट, पहला है सर मैनेजमेंट ऑफ वर्क। पहले ये चेक करो कि काम क्या है, करना क्या है। इसलिए मैंने देखो ये हाईलाइट भी कर रखा है ग्रीन पेन से, तुम्हारे लिए कॉमिक्स इसलिए बना रखी है। व्हाट टू डू, क्या करना है। एग्जांपल समझे, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना है, मुझे क्या करना है? आप बोलो मुझे क्या करना है? मुझे आपको पढ़ाना है। तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊं, वो इफेक्टिवली हो और एफिशिएंटली हो, यानी टाइम पे भी हो जाए और बिल्कुल आउटपुट बहुत बढ़िया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये तो मुझे पता लगा करना क्या है। फिर बात आती है मुन्ना, कौन करेगा? कौन करेगा? कौन? तो पता लगा लोग करेंगे, पीपल, है ना, पीपल करेंगे, पीपल, है कि नहीं बात, यानी लोग करेंगे। अब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। फैक्ट्री में क्या करना है ना, ये है हिंदी में क्या, ठीक है ना। ये बात आएगी सर कौन करेगा, और तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कैसे। तो मैनेजमेंट तीन दिशाओं में काम करता है, क्या है ना, कौन, और तीसरी दिशा कैसे। हिंदी में लिख लेना मुन्ना मुन्नी हो, ठीक है। जिनके पास बुक पहुंच चुकी है वो हिंदी में लिख चुके हैं, राइट। क्या, कौन और कैसे। तो क्या करना है सर? फैक्ट्री में काम करना है। कौन करेगा? तो भैया ये मैंने लिख दिया आंसर में यहां, राइट। वर्कर्स विल डू प्रोडक्शन इन फैक्ट्री, ठीक है सर। दूसरा एग्जाम्पल में मैंने लिखा स्कूल या मैं टीचिंग प्रोवाइड करनी है, स्कूल को टीचिंग प्रोवाइड करनी है या हमारे इंस्टीट्यूट को टीचिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। तो कौन करेगा? कौन, हु। तो आप क्या लिखोगे? टीचर्स विल प्रोवाइड टीचिंग सर्विस, ठीक है सर। बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, राइट। तीसरा हाउ टू डू बोले तो कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ। तो भैया हाउ टू डू बोले तो कैसे, राइट। अब कैसे करना है, अगर मैं इसी एग्जांपल को यहां कंटिन्यू करूं कि क्या करना था सर, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना था, तो मैं कहूंगा सर कैसे करूंगा। ग्रीन पेन को देखो ध्यान से, कैसे करूंगा सर। मैं कैसे करूंगा, जैसे इनपुट रॉ मटेरियल लेके आऊंगा, उसे आउटपुट में, है ना, कन्वर्ट करूंगा। किससे? टेक्नोलॉजी से और मशीन से। किससे सर? टेक्नोलॉजी से और मशीन से। तो सर कैसे करूंगा? रॉ मटेरियल से टेक्नोलॉजी और मशीन का इस्तेमाल कर इनपुट को आउटपुट में तब्दील करूंगा। अब दूसरा एग्जांपल सर, अगर स्कूल को पढ़ाना है या हमारी कोचिंग को पढ़ाना है तो कौन पढ़ाएगा? टीचर पढ़ाएगा। कैसे पढ़ाऊंगा? भैया जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं मुन्ना, कैसे पढ़ा रहा हूं, तो इसका एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे सर, कैसे पढ़ा रहा हूं मैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इंटरनेट के थ्रू, यानी कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, है ना, इस चीजों का इस्तेमाल कर मैं तुम तक अपनी आवाज और अपनी
है ना, फोटो तुम तक पहुंचा रहा हूं, ऐसे पढ़ो। एग्जाम्पल से ही आप समझ में आएगी बात। अब देखो फैक्ट्री का एग्जाम्पल, फैक्ट्री क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, कौन करेगा, लेबर करेगी, और कैसे करेगी, रॉ मटेरियल को मशीन के साथ जोड़कर आउटपुट में प्रोड्यूस करेगी, सेम पढ़ाने वाला। तो ये लिखिए बात, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म ही क्यों होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म ही क्यों होता है, कुछ काम करने के लिए, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, व्हाट टू डू, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स, पीपल, सबसे खतरनाक लोग कौन है, ह्यूमन रिसोर्स है, राइट, वो ही हमारी सबसे बड़ी असेट है कि नहीं बात। इसलिए कौन करेगा, लोग करेंगे, इसलिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन में लिखा गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, राइट। और फिर आता है सर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, हाउ, कैसे होगा, कैसे को बोलते हैं ऑपरेशन, याद रखना, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो कैसे होगा, कैसे ऑपरेट करना है हमें, कैसे काम करना है, सर जो प्रोडक्ट होगा उसे क्या करना पड़ेगा, हमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी और मशीन के हिसाब से। अगर ये तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ है, अब इन तीनों को एक साथ मिला के जो केस स्टडी आएगी उसको आपको क्या नाम देना है, अब देखो राज की बात, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, आपको आंसर देना है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि मल्टी डायमेंशनल, तीन डायमेंशन निकली, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि डायमेंशन, तीन दिशाएं कौन सी है, वर्क बोले तो क्या करना है, दूसरी डायमेंशन कौन सी है, लोग, पीपल, कौन करेगा, है कि नहीं बात। तीसरी डायमेंशन कौन सी मुन्ना, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कैसे करेंगे, ठीक है सर, बात समझ आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अब भैया जैसे भगवान, हम कहते हैं ना भैया भगवान की माया परंपार है, वो हर जगह है, तू न जाने आस पास है खुदा, जैसे भैया हम कहते हैं खुदा आस पास है, तो आस पास यानी हर जगह, उसे बोलते हैं परवेसिव, ओमनी प्रेजेंट, यानी हर जगह, हर महादेव, हर जगह, राइट। तो भैया इसी को मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं परवेसिव बोले तो हर जगह, स्प्रेड थ्रू आउट। अब सर क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में ये नहीं आएगा भैया परवेसिव लिख दो, एग्जाम में तो जेल लो भैया, ये छुपा हुआ होगा और क्वेश्चन पूछेगा ये, मैनेजमेंट आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज, यहाँ लिख लो ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल लेवल्स, है कि नहीं बात। पेट्रोल पंप को भी मैनेजमेंट की जरूरत है, ठीक है, हॉस्पिटल को भी और आपके स्कूल को भी मैनेजमेंट की जरूरत है, बिल्कुल ऐसे ही हर जगह तेरी मौजूदगी हर जगह है, तू ही बता जाऊं तो जाऊं कहां, ठीक है। आंसर क्या दोगे, मुन्ना, आंसर दोगे मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर दोगे आप परवेसिव, राइट। और आखिरी मुन्ना, आखिरी आता है गोल ओरिएंटेड, मुन्ना तुम्हारा गोल क्या है, बहुत सीरियस मैटर है, तुम्हारा गोल क्या है, मेरा गोल क्या है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं 100 में से 100, राइट, ठीक है। प्रेजेंटेशन के साथ कि भैया कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है, कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन की सीरीज बिल्कुल बनी हुई है, राइट। और वीडियो के एंड में भी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे चुका हूं कि कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, प्रेजेंटेशन फॉर 100 आउट ऑफ 100। तो मुन्ना प्रेजेंटेशन फॉर 100 आउट ऑफ 100, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाएंगे, आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशन मिलेगी, 5-6 वीडियो होंगी कैसे मुझे एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है, जरूर फॉलो करें ताकि 100 में से 100 हमारे आ सके, प्रेजेंटेशन के भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमारा गोल क्या हो भैया, हमारा गोल हो गया क्या करना, टारगेट को अचीव करना, 100 में से 100 लाना, राइट। तो और हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, गोल सेट करती है, ठीक है। जैसे कि रिटेल का गोल है कि भैया हम सेल बढ़ा सकें, ठीक है, ये मेरा गोल हो गया, 100 में से 100 ला सकें, मेरा गोल हो गया। प्रॉफिट कम से कम 25% बढ़ना चाहिए, गोल हो गया, है कि नहीं बात। एजुकेशन हर चाइल्ड तक पहुंचनी चाहिए, ये गोल होगा। गोल कैसे भी हो सकता है, बस गोल हमेशा याद रखना क्वांटिटेटिव टर्म में हो तो बेटर होता है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसे हम नाप सके परसेंटेज में, न्यूमेरिक फॉर्म में, है कि नहीं बात। कुछ गोल्स होते हैं जो क्वांटिटेटिव नहीं होते, क्वालिटेटिव होते हैं, जैसे कि भैया तुम कितने खूबसूरत हो, है कि नहीं बात, राइट। तो वो बंदा कितना स्मार्ट है, तो स्मार्ट खूबसूरती कैसे नापी जाएगी, कोई पैरामीटर तो होगा, है कि नहीं बात। तो न्यूमेरिक ये बड़ा मुश्किल है यार, वो इतना बढ़िया है, वो इतना स्मार्ट है, वो इतना खूबसूरत है, ऐसे पता नहीं लगता। क्वांटिटेटिव में अगर हो कि भैया 20% है ना, 10 में से 8, तो आसान होता है नापना, राइट। तो क्वांटिटेटिव गोल सेट होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना, राइट, ताकि हम लोगों को यूनाइट कर सके
टूवर्ड्स कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी शानदार जानदार तरीके से, है ना। मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा चुका हूं बहुत जबरदस्त तरीके से। प्रैक्टिस करेंगे केस स्टडीज की, लेकिन बार एमसीक्यूज की, राइट, ताकि आप टॉप लेवल तक पहुंच सके। अब सर ये बेचारा रो रहा है सर, ये है ना, खून क्या आंसू रो रहा है, जग सुने सुने लागे सर। तो यही जो बातें बेचारा रो रहा है, यही मैं कोड बनाया है आज, क्योंकि इनटेंजिबल है ना। अब देखो ये रो रहा बेचारा इनटेंजिबल है, कोई देख नहीं पा रहा, लेकिन महसूस करना पड़ेगा आपको, मन ही मन बेचारा रो रहा है। तो सर कोड क्या बनेगा इसका? कोड बनेगा मेरे दिल की बात देख चेहरा भाया गम बहुत गहरा भाई, बहुत गहरा है कि नहीं बात। अब देखो एक एक करके लिखूंगा, आप नोट करते जाएंगे मुन्ना, आप नोट करते जाएंगे। एम से क्या बनेगा सर? नोट करते जाना। एम से बनेगा मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, याद आ गया। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, है ना। डी के दिल से, डी से क्या बनेगा? डायनामिक। सर क्या शानदार कोड है, मजा ही आ गया सर। की के से कुछ नहीं बनेगा, है ना, की हिंदी में लिख लो, उससे कुछ नहीं बनेगा। आई से क्या बनेगा सर? आई से बनेगा इंटेंजिबल, मजा ही आएगा सर, ठीक है। ई से क्या बनेगा? एक के ई से बनेगा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बैलेंस। चेहरे के सी से क्या बनेगा? कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, नोट करते जाना हाथ किया। पाया के पी से क्या बनेगा? परवेसिव, हर जगह, जाऊं तो जाऊं कहां, तेरी मौजूदगी हर जगह है, परवेसिव। सर 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 मजे जाके आगे बता दो सर। जी से क्या बनेगा सर? जी से बनेगा सर गोल ओरिएंटेड, सबसे पहला ही पॉइंट। सर बी से क्या बनेगा? बी से, ठीक है, बी से बनेगा बिहेवियरल इन्फ्लुएंस, सबसे आखिरी वाला पॉइंट जिसमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। और सर गहरा के जी से क्या बनेगा? गहरे के जी से बनेगा ग्रुप एक्टिविटी। मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें, ठीक है ना, जीन्स फैक्ट्री वाला, ठीक है सर। बात समझ आ चुकी है, बहुत 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 मजा आ गया। बोलो सर मजा ही आ गया, बोलो मजा ही आ गया, लिखो नीचे मजा ही आ गया, ठीक है सर, मजा ही आ गया, नोट कर चुके हैं। सर ये कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ बच्चों ने बहुत शानदार जवाब दिए, सही पकड़े हैं, है ना, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही पकड़े थे। एक बार देख लेते हैं। वोल्टास लिमिटेड है जिसका टारगेट है प्रोडक्शन 1000 एसी का, ठीक है, 1000 एसी बनाना है मई में, मई का टाइम है, 1 करोड़ की कीमत है, राइट। प्रोडक्शन मैनेजर ने बताया मई के आखिरी दिन सर प्रोडक्शन तो हो जाएगा टाइम पर, 5 लाख रुपया और चाहिए। आंसर क्या होगा मुन्ना? आंसर क्या होगा? टाइम पे प्रोडक्शन हो जाएगा, यानी ही इज इफेक्टिव, ठीक है ना, बट नॉट एफिशिएंट। सर ये हो गया इसका आंसर, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट, ठीक है सर। आगे बता दो सर, आगे बता दो। फिर प्रोडक्शन मैनेजर दूसरे सवाल, दूसरा सिनेरियो बताया, सर प्रोडक्शन में 1 हफ्ता और लगेगा, ये ले और टाइम मांग ले मुन्ना, जान ले हमारी, और टाइम मांग ले, ठीक है ना। विल डन वर्क इन कॉस्ट में कर देंगे सर, लेकिन टाइम लगेगा। यानी प्रोडक्शन मैनेजर क्या है? एफिशिएंट है बट नॉट इफेक्टिव, बट नॉट इफेक्टिव। बोलो सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर। फिर तीसरा सिनेरियो में बोल रहा है, प्रोडक्शन कह रहा है सर, प्रोडक्शन मैनेजर सर 1 हफ्ता भी चाहिए, जान ले लो 5 लाख भी चाहिए, यानी टाइम भी है चाहिए, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी चाहिए। ही इज नाइदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट, ना ही मुन्ना इफेक्टिव है ना ही एफिशिएंट है, राइट। अगला क्या कह रहा है, सर प्रोडक्शन भी टाइम पे है और कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, ना कोई एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज जो है हमारे पास, ना रॉ मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेज भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए और पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, प्रोडक्शन भी टाइम पे होगा। ही इज, प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव, टी से टी इफेक्टिव, तो टी से टाइम, एफिशिएंसी एफिशिएंसी, तो सी से कॉस्ट, तो इज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट, वो इफेक्टिव भी है और सर एफिशिएंट भी है, ठीक है सर। बात समझ में आ चुकी है, उम्मीद है नोट भी कर चुके होंगे आप सारा का सारा मामला सर, ठीक है सर। बात समझ में आ चुकी है हमें। अब क्या सर, अब क्या बताने जा रहे हो आप? अब मुन्ना सुनो ध्यान से,
एक कार्टून प्रेजेंटेशन जो आपको आनी चाहिए। देखो कैसे कार्टून प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन सीरीज में जाओगे तो मैं बता रहा कार्टून बनाने बहुत जरूरी है। एक बना के दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए बात, ठीक है ना। अब ये बेचारा, चलो यहां इसको थोड़ा सा उदास कर देते हैं क्योंकि ये देखना क्या कह रहा है। ये मुन्ना कह रहा है, ये है फोरमैन। फोरमैन कह रहा है प्रोडक्शन मैनेजर, सर आई नीड मोर रिसोर्सेस टू कंप्लीट, है ना, टास्क को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए, ठीक है ना, राइट। तो मान लो ये टाइम पे कंप्लीट कर रहा है, ये बेचारा कौन है, ये से गुस्सा आ रहा है, भाई ज्यादा पैसे ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए तुझे, तो ये गुस्से में क्या बोल रहा है, ये है हमारा प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है फोरमैन को, फोरमैन यू आर नॉट एफिशिएंट। तो यार ये हो गई हमारी कार्टून प्रेजेंटेशन। अब देखो अगर मान लो 5-6 नंबर में क्वेश्चन आया और मैंने ये चारों पॉइंट मान लो 4-5 नंबर के, यार मैंने ये बना दिया, ये बनाने के बाद अगर मैंने 1 या 2 ऐसी कार्टून प्रेजेंटेशन बना दी, ठीक है ना, और नीचे कार्टून प्रेजेंटेशन के नीचे क्या लिख दिया, नीचे लिखेंगे, मैं साइड में लिख के बता रहा हूं, राइट। प्रोडक्शन मैनेजर या फोरमैन इज नॉट एफिशिएंट, क्योंकि वो क्या मांग रहा है, रिसोर्सेज चाहिए ना, उससे ज्यादा पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, राइट। तो भैया ज्यादा कीमत लगाएगा वो, तो इसका मतलब वो एफिशिएंट नहीं है। तो भैया ये है बहुत ही शानदार जानदार सीपी कार्टून प्रेजेंटेशन जो हर क्वेश्चन में आपको बना के आनी है। ध्यान से नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हर टॉपिक के साथ कार्टून प्रेजेंटेशन होनी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी अपने ही नोट्स में जिनके पास वो पहुंच चुकी है, जल्दी से खोलेंगे क्वेश्चन बैंक। तो चलिए दोस्तों आप हम पहुंच चुके हैं आज का क्वेश्चन बैंक है, और भाई और बहनों देखो सज्जनों तालियां बजती रहनी चाहिए। अभिनंदन अभिनंदन आपका क्वेश्चन 18 के लिए। तो देखिए क्या कहता है, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हो जाते हैं, भैया ये याद रखिएगा है। तो क्या कह रहा है, वैभव गारमेंट्स 1000 का टारगेट रखा है सर, 1000 का 1 महीने में, राइट। 150 रुपए पर शर्ट की कॉस्ट है। प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट, यानी प्रोडक्शन मैनेजर है ना अचीव कर लेगा ये टारगेट को कितनी कॉस्ट पर, 160 पर, ठीक है सर, 160 रुपए पर हम अचीव कर लेंगे। डू यू थिंक प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव, वो एफिशिएंट नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि भैया बताओ इफेक्टिव है कि नहीं है, टाइम पे है कि नहीं है। भैया वो पर मंथ करने के लिए टाइम पे कर लेगा, बस थोड़ी सी कॉस्टिंग ज्यादा लगेगी, है कि नहीं बात। आप क्या लिख के आओगे, आप लिख के आओगे सर प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव। क्यों, क्योंकि वो भैया मंथ में काम पूरा कर रहा है, कॉस्टिंग ज्यादा ले रहा है। तो बजाय इसके क्या लिखोगे, ही इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, राइट। लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, लिख भी दोगे तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूछ क्या रहा है बस वो तो इफेक्टिव है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ सर वो इफेक्टिव है, राइट, क्योंकि वो टाइम पे तो काम पूरा कर ही रहा है। सेम सूरज है सेल्समैन, टारगेट दिया गया उसे 1200 यूनिट का 1 महीने में। मुद्दे की बात है ये 1200 यूनिट बेचनी है मुन्ना 1 महीने में, जिसके लिए वो क्या कह रहा है, पहले 10% डिस्काउंट दिया करता था, अब वो कह रहा है भैया अगर मुझे 1 महीने में बेचना है तो मुझे 15% डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या सूरज इफेक्टिव है, क्या वो टाइम पे काम पूरा कर पा रहा है, बिल्कुल पूरा कर पा रहा है। आप बोलोगे यस सर ही इज इफेक्टिव, ठीक है, राइट, ही इज इफेक्टिव क्योंकि टाइम पे तो पूरा कर ही रहा है, राइट, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि 15% उसे डिस्काउंट देना पड़ रहा है, देयरफॉर ही इज नॉट एफिशिएंट, पर वो इफेक्टिव तो है। तो आप लिखोगे यस, क्वेश्चन इफेक्टिव पूछा तो इफेक्टिव तो है। सुजाता, सूरज की बहन सुजाता आ गई है कि नहीं, सुजाता पूछ रहा है क्या सुजाता एफिशिएंट है कि नहीं। अब समझना ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बच्चे इसमें गच्चा खाते हैं और एग्जाम में गलती करते हैं। उसके पास 1000 यूनिट का टारगेट है 15 दिन में, 200 पर जैकेट, ठीक है ना। शी इज एबल टू कंप्लीट द टारगेट इन 20 डेज, वो 20 दिन में कंप्लीट करेगी। ये जो 200 रुपए पर जैकेट का टारगेट है 1000 यूनिट का, वो 20 दिन में कंप्लीट करेगी। बिकॉज इन ऑर्डर टू कंप्लीट, है ना, in order to complete the order in 15 days she would have made the work overtime
एंड जिसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ेगी 1000। अब बच्चे पता क्या करते हैं एग्जाम में, बच्चे लिखते हैं इज सुजाता एफिशिएंट, तो बच्चे लिखेंगे नो शी इज नॉट एफिशिएंट बिकॉज एज कॉस्टिंग इज इंक्रीज बाय 100 रुपीज, की कॉस्टिंग बढ़ गई, 100 रुपए से एफिशिएंट नहीं है, लगा लो कांटे लगेंगे। ठीक है, हो गया 100 में से 100 का सपना चकनाचूर। गलती किसकी है सर? गलती किसी की नहीं है, गलती भैया सीबीएसई की है कि तुम्हें पढ़ाया है इंग्लिश मीडियम सीबीएसई में, घर वालों ने भी, और सीबीएसई ने पढ़ाया भी, स्कूलों ने पढ़ाया, लेकिन है ना सारा का सारा मसला हमारे ऊपर आ चुका है। हमें ना इंग्लिश ढंग से आती ना हिंदी, हिंदी के शब्द हम समझ नहीं पा रहे, इंग्लिश हम पढ़ नहीं पा रहे। मुन्ना इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे तो क्वेश्चन गलत होंगे ही। गलती भैया क्वेश्चन की नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम इंग्लिश नहीं समझ पा रहे। इन ऑर्डर टू, क्या लिख रहा हूं मैं, देखना येलो पेन से जो हाईलाइट कर रहा हूं, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टारगेट इन 15 डेज, 15 डेज में टारगेट कंप्लीट करने के लिए शी वुड हैव मेड, वुड है ना, करना पड़ेगा फ्यूचर में, आगे समय में, ही वुड हैव मेड, उसे करना पड़ेगा ओवर टाइम, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट 100 रुपए बढ़ जाएगी। ठीक है, ओवर टाइम से बचने के लिए उसने क्या लिखा है, शी एबल टू कंप्लीट द टारगेट इन 20 डेज। वो कह रही है कि भैया ओवर टाइम करना पड़ेगा, 100 रुपए कॉस्ट बढ़ जाएगी, रहने दो, मैं तो 20 डेज में कंप्लीट करूंगी। राइट, इसका मतलब क्या है, वो एफिशिएंट तो है ना, वो एफिशिएंट है क्योंकि उसने कॉस्टिंग नहीं बढ़ने दी, बट नॉट इफेक्टिव, वो इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसके 15 दिन की जगह कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। समझे मुन्ना? तो मुन्ना अंग्रेजी पे ध्यान दे लो, रहम खा लो अंग्रेजी वाले टीचर या मैडम पे भी, है कि नहीं बात, ढंग से पढ़ लो। क्वेश्चन 21 पे आते हैं, जो आज की शानदार जानदार कहानी है, अंजू मंजू बहने, है कि नहीं बात। राइट, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन पे कूदो। ठीक है, प्रेजेंटेशन फॉर 100 आउट ऑफ 100 में जाओगे तो पता लगेगा कि पहले भैया क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, उसके बाद कहानी पढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है, और लाइन कोट करने के लिए कह रहा है, है कि नहीं बात, मजा ही आएगा सर, हाँ मजा ही आएगा। अंजू मंजू कंसिडरिंग द एक्टिविटी इन्वॉल्व द मैनेजमेंट एफिशिएंसी कॉम, ओ पहली लाइन में ही धमाका हो गया। एक्टिविटी इन्वॉल्व इन मैनेजिंग आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन टू ऑल, इससे सर क्या पता लगा, मैनेजमेंट इज परवेसिव, तेरी मौजूदगी हर जगह है, जाए तो जाएगा। ठीक है मुन्ना, आफ्टर कंप्लीट द मास्टर डिग्री बोथ ऑफ देम टेक अप द जॉब एट द मैनेजरियल लेवल in different organization as per the individual area of interest. Anju take up the marketing job and strive to increase the sales. मुन्ना उसे सेल बढ़ानी है, ठीक है ना, और मंजू ने अंजू ज्वाइन किया, ठीक है, और रियलाइज द ऑब्जेक्टिव, उसे उसके टारगेट, ऑब्जेक्टिव बोल तो टारगेट, अब ये सेल का टारगेट है, उसके एनजीओ के टारगेट है, तो टारगेट मतलब मुन्ना मुन्नियो गोल ओरिएंटेड। ठीक है, ऐसे पहचानना पड़ेगा और लाइन कोड करके आंसर लिखना पड़ेगा। राइट, बोथ ऑफ देम हैव परफॉर्म, क्या कह दिया ये, क्या कह दिया, सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस, सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस बोले तो मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है सर, on some day Anju may spend more time in planning future display layout, the other day she may spend sorting out the employee problem. Both Anju Manju make conscious effort to build a feeling of a team spirit. मुन्ना टीम स्पिरिट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, टीम बोले तो ग्रुप एक्टिविटी। वाह सर वाह, क्या बात कह दी आपने, बोलो मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया सर, है ना, ग्रुप एक्टिविटी ये होगा, ग्रुप एक्टिविटी, टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन, ये लाइन लिखेंगे। अब सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इस बात को हाईलाइट ही कर देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, मैनेजमेंट, इफेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज नोटिसेबल एज एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सेम वर्ड मैंने तुम्हें अभी अभी पढ़ाया है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, एम्प्लॉय क्या है सर, हैप्पी है और सेटिस्फाइड है, यानी कि वो दिख नहीं रहा लेकिन उनको महसूस किया जा सकता है कितने खुश हैं। बस सर इसी तरीके से ये आपको आंसर देने हैं। और होमवर्क में क्या है सर, होमवर्क में आज क्वेश्चन नंबर 9 है और एक क्वेश्चन और है 37। तो मुन्ना दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फीचर्स पहचानने हैं।
मैं आपको एक दिखा देता हूं, राइट। क्वेश्चन 37 आपको सॉल्व करना है। जिनके पास बुक पहुंच चुकी है बहुत बढ़िया बात है, जिनके पास बुक अभी तक नहीं पहुंची है तो उनको मैं यहां दिखा देता हूं, डिस्प्ले कर देता हूं 37। तो पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है मुन्ना मुन्नियों। क्वेश्चन यही है, आइडेंटिफाई 5 फीचर्स ऑल्सो कोड द लाइन, लाइन भी कोड करनी है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी शानदार जानदार तरीके से, राइट। एक बात याद रखना, अगर सपने तुम्हारे हैं 100 में से 100 के, तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी है 100 में से 100 की, जान लगाकर दिलो जान से। एक एक पल कीमती है, एक एक पल जो वेस्ट करोगे वो नंबर नीचे घटाता जाएगा। हर एक पल को इन्वेस्ट करो अपने मुद्दे पर, अपने टारगेट पर, ताकि हर सब्जेक्ट में ला सके हम 100 में से 100। तो चलिए मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में। ऊपर लिंक दिया हुआ है आपको, राइट, प्रेजेंटेशन का भी और दूसरा भी, उसे जाके देखिए। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलता हूं, दुआओं में